नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। देश दुनिया में बहुत सी खबरें इस वक्त आई हुई हैं। आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त इजराइल और गाजा के बीच, जो फिलिस्तीन के बीच युद्ध चल रहा है, उसकी चर्चा हो रही है। और उसको लेकर यहां भारत में जिस किस्म की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कोई हमास का बचाव कर रहा है, हमास को आतंकी संगठन करार देने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि आजादी की लड़ाई बताया जा रहा है। और तो और अब तो इस पर भारत के रुख को लेकर भी सवाल उठाए जाने लगे हैं देश के अंदर ही। इन तमाम खबरों पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले एक खबर जो पाकिस्तान से आई है। पाकिस्तान के सियालकोट में एक आतंकवादी मारा गया। इसका भारत से क्या कनेक्शन है और ये भारत में क्यों चर्चा में है, ये हम आपको सबसे पहले बताएंगे कहानी कुर्सी की में। इस आतंकवादी का नाम है शाहिद लतीफ। तो मैं आज की पहली खबर की शुरुआत कर रहा हूं। शाहिद लतीफ जो जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है और इसकी सियालकोट में कुछ नामालूम हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये सियालकोट में रह रहा था। और आपको बता दें, भारत में 2016 में जो पठानकोट एयरबेस पर आतंकवादी हमला हुआ था, पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे, इसमें हमारे 7 सैनिक जो हैं उनकी मृत्यु हुई थी। उस हमले का मास्टरमाइंड इस शाहिद लतीफ को माना जाता है। अब शाहिद लतीफ 1994 में पकड़ा गया था भारत में, भारत की जेल में बंद था। 2010 में इसे पाकिस्तान भेज दिया गया था। इसका प्रत्यर्पण करके इसे पाकिस्तान भेज दिया गया था। क्यों भेज दिया गया था, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन इसने वहां जाकर के फिर एक बार जिहादी फैक्ट्री को ज्वाइन कर लिया और 2016 में पठानकोट पर एक बड़ा आतंकी हमला इसने प्लान किया और अब इसकी मौत हुई है पाकिस्तान में। आप देख रहे होंगे लगातार पिछले कुछ वक्त से भारत के जितने भी ये दुश्मन हैं, इनकी कहीं ना कहीं ऐसे ही मौत की खबर आती है। कहीं कोई खालिस्तानी मारा जाता है। इंडिया कनाडा के बीच तो इतना बड़ा विवाद शुरू हो गया आतंकवादी निज्जर के मारे जाने के बाद। और ऐसे ही पाकिस्तान में भी ऐसे वाकये सामने आ चुके हैं जिसमें इन आतंकवादियों की मृत्यु हो रही है। और उसी में एक कड़ी में एक नाम ये और जुड़ गया, शाहिद लतीफ का। इसके बारे में मैंने आपको बताया, ये पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड था। अब इस खबर को लेकर के फिर एक बार ये सवाल उठकर खड़ा सामने हुआ है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर इन आतंकवादियों का खात्मा कौन कर रहा है। ये पाकिस्तान के अंदर अलग अलग आतंकवादी गुटों के बीच की कोई साजिश है, कोई लड़ाई है, या इनकी कोई आपसी रंजिश है जिसमें इनकी मौत हो रही है, इस पर हम बात करेंगे। मेहमानों का स्वागत करना चाहते हैं। आज कहानी कुर्सी की में हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं। स्वागत है हर्षवर्धन जी आपका। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। विजय जी बहुत स्वागत है आपका भी। और समीर चौगांवकर साहब, समीर साहब आपका बहुत स्वागत है। एक और आतंकवादी ढेर पाकिस्तान में। अब ये जो पाकिस्तान में जैसे कहते हैं नामालूम अफराद, अब ये जो नामालूम बंदूकधारी हैं, ठीक है हमारा काम आसान कर रहे हैं। चर्चा बहुत है लेकिन कि एक एक करके हिंदुस्तान के दुश्मन दुनिया के कोने कोने से खत्म हो रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जो कहते हैं ना कि कर्म फल तो यही मिलना है। हम लोग तो मानते भी हैं कि अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। दूसरा ये भी हम लोग मानते हैं कि भाई जो आप करते हैं उसी तरह से आपका भी अंत होना तय होता है। तो ये लोग जो कर रहे थे, इन्होंने जो कुछ भी किया है उसका अंत ये होना तय था। अब एक चर्चा इस समय थोड़ी सी अलग हो जाती है, क्योंकि बार बार ये जो अज्ञात बंदूकधारी आते हैं ये बड़ा कमाल कर रखे हैं। वैसे तो गली मोहल्ले की लड़ाई में जिसको कहते हैं छीना झपट और इस तरह में अज्ञात बंदूकधारी होता था, लेकिन अब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऐसे लोग मार दिए जा रहे हैं जिन्होंने कभी न कभी भारत के खिलाफ कुछ किया। कोई आतंकवादी हमले में शामिल था, कोई भारत में आतंकवाद फैला देना चाहता था, कोई चाहता है कि दो लोग लड़ें, दो समुदाय के लोग लड़ें, दो समाज के लोग लड़ें, तो ऐसी ऐसी तकरीरें करता है। किसी को कुछ अलग तरीके की चीजें चाहिए तो उसके लिए जमीन तैयार करने के लिए वो भड़काता है, धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल करता है। और ऐसे सारे लोग काबुल, कनाडा, खैबर पख्तूनवा, कराची, इस्लामाबाद, लंदन तक में वो मारे जाते हैं। अब इसको लेकर एक तरह की बात आती है कि क्या भारत अब दूसरी तरह से भी रिएक्ट करने लगा है क्या? क्योंकि इसका कोई पक्का वाला जवाब नहीं होता है। भारत सरकार की नीति बड़ी स्पष्ट है कि हम विदेशी धरती पर या दूसरी धरती पर कोई ऐसा काम नहीं करते। यहां तक कि अपनी धरती पर हम ऐसा काम नहीं करते। हम उनको चाहते हैं कि कानून के जरिए उनको हम सजा दिलवाएं, फांसी पर लटकवाएं, उनको जो भी उम्र कैद हो। लेकिन अगर इस तरह से अज्ञात बंदूकधारी उन्हीं को टारगेट करते हैं तो सवाल तो खड़ा होगा कि कौन है जिसको ये चिंता होती है कि अगर भारत की दुश्मनी कोई कर रहा है, आतंकवाद कर रहा है, तो उसको जिंदा नहीं रहना चाहिए।
अच्छा, एक के बाद एक, लेकिन ऐसा जो है सिलसिला चल पड़ा है। मैंने आपको कुछ खालिस्तानियों के बारे में तो बताया, उनकी हत्या जो है अमेरिका में भी हो रही है, कनाडा में भी हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में भी हो रही है, पाकिस्तान में भी हो रही। अब ये जो पाकिस्तान बेस्ड खास करके आतंकवादी हैं, इसमें दो नाम तो मैं आपको बता सकता हूं। एक कासिम करके पीओके में मारा गया था, मस्जिद में जब वो नमाज कर रहा था उस वक्त उसकी हत्या कर दी थी किसी ने, ये लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ था। एक कैसर फारूक था, इसकी कराची में मदरसे के बाहर हत्या कर दी गई अभी कुछ हफ्ते पहले, ये भी लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ था। और अब ये शाहिद लतीफ जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ, इसकी हत्या हुई है। एक नाम और चल रहा है, लेकिन मैं चूंकि चर्चा है उसकी इसलिए कह दे रहा हूं, कंफर्मेशन नहीं है। कुलभूषण यादव को जिसने ईरान से अगवा किया, कुलभूषण यादव हमारा एक नागरिक जिसको पाकिस्तान ने ये कह करके कि वो आतंकवादी है, उस पर वहां पर एक फार्सिकल ट्रायल भी चलाया और वो मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी गया हुआ है, उसको फांसी की सजा सुनाई गई है। दरअसल कुलभूषण यादव को ईरान से अगवा करके पाकिस्तान लाया गया था, जिसने अगवा किया था वो भी मारा गया। तो ये ठीक है, हमारे लिए शुभ है, लेकिन ये सवाल लोगों के मन में है कि ये सब हो कैसा रहा है अचानक। नहीं, देखिए, पाकिस्तान में बहुत सारे आतंकवादी संगठन चल ही रहे हैं, ग्रुप है। ये जेएम का था, शाहिद लतीफ जो है जेएम में था, जिसने पठानकोट वाला हमला में हिस्सेदार रहा 2016 में, जनवरी में जब हुआ था, आपको याद हो, एयरबेस कैंप में उस तरह से हुआ। लेकिन पाकिस्तान में बार बार ये आरोप भारत लगाता रहा है कि वहाँ पर आतंकवादी पलते हैं, पनपते हैं, सरकार उनकी मदद कर रही है, आर्मी उनकी मदद कर रही है। तो वो उन ग्रुप्स में भी आपस में रंजिश चलती रहती है एक तरह से। हो सकता है, मुझे इस पर आश्चर्य नहीं है कि कुछ दिनों बाद पाकिस्तान ये कहे कि भारत की कुछ एजेंसी ने जो है वहाँ मरवा दिया शाहिद लतीफ़ को। ये खबर भी आपके पास आ सकती है, क्योंकि ये जो नाफरमान और अनजान क्या होते हैं, कोई शाहिद लतीफ़ को मारने वाला आदमी अनजान हो सकता है वहाँ, लेकिन वो इस तरह से कर रहे हैं। और वहाँ जो आतंकवादी गुट है वो लगातार ये कोशिश करते रहते हैं कि एक दूसरे की जो झगड़ा है, उनका पर्सनल राइवलरी है, उसका मुकाबला का उसके नतीजा मुझे ये लगता है कि भारत में को लेकर ये हो रही है। और भारत को लेकर भी बहुत सारी जगहों पर, पाकिस्तान में भी, पीओके में भी देखा आपने और पाकिस्तान में भी देखा। अभी तो मैं कुछ लोगों को, एक बच्ची को देख रहा था जो पाकिस्तान की थी और भारतीय क्रिकेटर्स की, कोहली की बड़ी तारीफ कर रही थी। तो हिंदुस्तान को लेकर पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग हैं जो इसकी बात करते रहते हैं, और हिंदुस्तान को लेकर जो पाकिस्तानी आतंकवादी जिस तरह का रवैया अपनाते हैं उससे भी गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। और ये दुनिया भर में हो रहा है, जैसे आपने खालिस्तानी आतंकवादियों का भी जिक्र किया, तो उसको लेकर नाराजगी बढ़ रही है और उस पर काम हो रहा है। बस मुझे केवल इतना सही लग रहा है, हालांकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी आशंका मुझे लगती है कि पाकिस्तान कुछ दिनों बाद आपको कहे कि ये भारत सरकार की एजेंसियों ने ये सब करवाया। जैसे सियालकोट की एक जो स्थानीय पुलिस है, उनका भी एक बयान है हमारे पास, वो भी दिखा देते हैं आपको, इंटरेस्टिंग है। आज सुबह फजर की नमाज के दौरान एक अंदोनाक वाक़या पेश आया। नूर मस्जिद मंडी की गोराया, थाना सदर डस्का, ज़िला सियालकोट में ये वाक़या है। अननोन गनमैन आए हैं अंदर, उन्होंने फायरिंग की है। इसको हम टारगेट किलिंग भी कह सकते हैं और टेररिज्म तो डेफिनेटली इसको हम ट्रीट कर रहे हैं। इसमें शाहिद साहब की और साथ हाशिम साहब थे, उनकी इंतकाल हो गया, और तीसरे जो मजरूब हैं उनके इलाज जारी है, अब्दुल अहद साहब की। टारगेटेड शाहिद साहब, टारगेटेड किलिंग, टेररिस्ट एक्टिविटीज को बता रहे हैं। जिस आदमी ने पूरा एक टेररिस्ट एक्टिविटी प्लान किया, आतंकी हमला प्लान किया भारत और ये में। पहले 1994 से 2010 तक हिंदुस्तान में जेल में था। फिर 2010 में हिंदुस्तान से वो वाघा बॉर्डर गया, जब जेल से उसको छोड़ दिया गया था, पूरी सजा हो गई थी उसकी पूरी, तो उसके बाद भेजा गया और 2000 बाद के फिर से वो जिहादी एक्टिविटीज में शामिल हो गया। और 2016 का वो बहुत भयानक हमला था, आपको याद हो, एयरबेस कैंप का 2 जनवरी की, मतलब तड़के 3-4 बजे वो वहाँ पर एयरबेस कैंप में घुस गए थे और सैनिकों को भी, हमारे 4 सैनिक शहीद हुए थे उस वक्त में। और भारत का रवैया देखिए कि उस आतंकवादी हमले की हमने पूरी जांच, निष्पक्ष जांच हो, इसके लिए पाकिस्तान को पूरा मौका दिया। इनफैक्ट आईएसआई की टीम यहाँ पर आई थी, इसकी आज तक विपक्ष आलोचना करता है इस सरकार की। मनोहर पर्रिकर उस वक्त रक्षा मंत्री होते थे। पाकिस्तान के अंदर 16 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये 16 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 5 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टूटकर बने हुए। मतलब एक से कोई बड़ा सरगना टूटता है आतंकवादी, तो अपना ऑर्गेनाइजेशन आतंकवादी बनाता है, अलग चेन खोल लेता है। तो 16 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट इस समय पाकिस्तान के जमीन से हो रहे हैं, जिसमें 16 से 16 का यह मकसद है कि इंडिया के अंदर किसी भी तरह से आतंकवादी गतिविधि को बढ़ाया दिया जाए, यहाँ विस्फोट किया जाए और देश के अंदर शांति फैली जाए। तो इसका जो लतीफ जो मारे गए अभी, उसके अंदर का मर्डर हुआ है, मुझे ऐसा लगता है इसके अंदर एक ये कोड भी हो सकता है कि जो आतंकवादी संगठन
ऑर्गेनाइजेशन आपस में जो टूट के बनते हैं आपस में राइवरी भी होती है, पैसों को लेन देन का रहता है, कोई दूसरी राइवरी रहती है, वो भी हम तो ये कहते हैं जो भी हो डर बना रहना चाहिए। बिल्कुल नहीं, आप भारत के खिलाफ कुछ करेंगे और आज नहीं कई वर्षों बाद भी उसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान सरकार का रवैया आप देख लीजिए कि वो साहब जो बोल रहे हैं कि शाहिद साहब जो है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? लेकिन मुझे लगता है कि एक बात तो स्पष्ट होनी चाहिए, ये जो भी जिसने मारा होगा वो पाकिस्तान जांच करे, उसको पकड़े, लेकिन भारत की एजेंसियां अब दुनिया के हर हिस्से में बहुत सशक्त हैं। भारत की सरकार बहुत सशक्त है। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि दुश्मन अगर भारत के हैं तो उन दुश्मनों को कैसे ठीक किया जाना है, और मुझे लगता है कि दुनिया को भी ये बात अब समझ में आती है। और ये कोई आखिरी खबर नहीं है किस तरह की मिलेगी, आने वाले दिनों में और खबरें ऐसी मिलेंगी कि जो आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व रहे थे उनका ना किसी तरीके से आतंकवादी हमलों की चर्चा चली है, तो जो कुछ इजराइल में इस वक्त हुआ उसकी बात हम फिर करना चाहते हैं। देखिए, हमास ने लगभग 1000 बेकसूर बेगुनाहों की इजराइल में घुसकर हमला की हत्या कर दी, और इजराइल के इतिहास में इतना बड़ा आतंकवादी हमला कहीं नहीं हुआ। दुनिया भर में इसकी निंदा की जा रही है, लेकिन भारत में मैं आपको बताना चाहता हूं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, उनका एक बयान है जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ही जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये युद्ध जो हो रहा है ये तो बड़ा दुखद है और दर्दनाक है, लेकिन इसके लिए जो जिम्मेदार है वो इजराइल है। इजराइल की अविश्वसनीयता और उसकी ओर से होने वाली क्रूरताएं और मस्जिद अल-अक्सा की बेहुरमती यानी अपमान, ये उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब इसको स्वाभाविक प्रक्रिया बताया जा रहा है जो कुछ हमास ने किया, तो हमास की निंदा छोड़िए, हमास को आतंकवादी संगठन कहना छोड़िए, जस्टिफाई किया है ये कह करके कि ये सब तो इजराइल की तरफ से जो हुआ उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसके अलावा आगे ये भी कहा गया कि इस प्रतिक्रिया को आतंकवाद कहना उत्पीड़कों को शक्ति पहुंचाना और उत्पीड़ितों के साथ अन्याय करना है, इसलिए इसको आतंकवादी हमला तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। फिर वो भारत के रुख पर भी उन्होंने कहा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष ने, कि देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की परंपरा को नजरअंदाज करते हुए शोषितों के बजाय उत्पीड़ितों का खुल्लम-खुल्ला समर्थन किया। ये पूरे देश के लिए शर्मनाक और दुखद है। अब वो भारत के स्टैंड को शर्मनाक और दुखद भी बता रहे हैं, और ये भी आगे कह रहे हैं कि वास्तविकता यह है कि वर्तमान हमास इजरायल युद्ध का असली कारण इजरायल है। अब आप किसी के घर में जाकर के कत्लेआम मचा दें और फिर जब वो कुछ करने की कोशिश करे तो आप कहें कि भाई ये तो हमारे ऊपर जो है अन्याय हो रहा है, और भारत का रुख जो है वो शर्मनाक है। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, कुछ मामलों में भारत में ढेर सारे ऐसे मुस्लिम रहनुमा, नेता, मौलवी, उस कौम के अगुआ, संगठन वो ऐसा व्यवहार करते हैं कि सचमुच उससे भारत कई बार शर्मसार होता है। वो जो कह रहे हैं कि भारत के रुख से शर्मसार है, उससे नहीं है, इनके जैसे लोगों की वजह से भारत शर्मसार होता है। इजराइल और फिलिस्तीन का जो झगड़ा है वो झगड़ा सचमुच बहुत गंभीर है। यूनाइटेड नेशंस में उस पर कई बार चर्चा हुई है। भारत बाकायदा फिलिस्तीन के पक्ष में पहले भी रहा है, अभी भी फिलिस्तीन के पक्ष में रहता है। जहां जमीन पर कब्जे की बात है, जो जमीन इजराइल ने कब्जा कर ली, जो 1952 और फिर 1960 का संयुक्त राष्ट्र का जो समझौता हुआ, उसके बाद जो छेड़छाड़ हुई, उसमें भारत कहता है कि भाई यूएन रेजोल्यूशन के साथ चलें। लेकिन क्या भारत की परंपरा कभी आतंकवादियों के साथ खड़ी हो सकती है? और आज जो लोग हमास को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, यही वो लोग हैं क्या जो समय समय पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों को, कश्मीर में आतंकवादी, बच्चों को आतंकवादी बनाने वालों को, उन सबको ये बढ़ावा देते हैं? और ये जो अभी झगड़ा है, इसमें भारत कहीं रोल में है नहीं। मैं बार बार, जितने लोग अभी इंडिया टीवी देख रहे हैं, मैं इस बात को बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये भारत के मुसलमानों, भारत के हिंदुओं, भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक का इससे कोई लेना देना नहीं है। इजराइल या फिलिस्तीन के साथ हमारा समर्थन आतंकवाद के आधार पर होता है। जो भी किसी को डराने की, धमकाने की, कब्जा करने की, मानवता को शर्मसार करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ भारत खड़ा हो जाएगा। लेकिन आज हमास के हर आतंकवादी के खिलाफ, और जिस तरह की तस्वीरें दिख रही हैं, जिस तरह के वीडियो दिख रहे हैं, वो दिख रहा है कि क्या कुछ करने की नीयत थी। उसका खामियाजा अगर फिलिस्तीन के लोग भुगत रहे हैं, तो क्या फिलिस्तीन के लोगों को, वहां की सरकार को नहीं चाहिए था कि हमास के इस आतंकवादी हमले की निंदा करते? आज दुनिया अगर विश्व युद्ध के मुहाने पे पहुंच जा रही है, आज दुनिया अगर दो खानों में बट गई है, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये हमास है, उनके आतंकवादी हमले। विजय जी, मैं आता हूं, आप इस हमले की निंदा की बात कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं कमाल फारूकी, उन्होंने इस हमास के हमले को, आतंकवादी हमले को, एक्शन का रिएक्शन बताया। देखिए,
इजराइल ने जो कब्जे कर रखे हैं उनको खाली करना चाहिए और उनके खुद जो रहने की जगह है जहां मुसलमान रहते हैं उसमें उनको रहने की इजाजत देनी चाहिए, उनको परेशान नहीं करना चाहिए, उनके साथ में जुल्म और ज्यादती नहीं होनी चाहिए कि भाई जो इजराइल को वो तमाम जगह खाली कर देने चाहिए जो जहां पर मुसलमान और उनकी चीजें मौजूद हैं। वो नहीं हो रहा। अब उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि सालों साल से जबरदस्त तरीके से इजराइल जो है वो वहां के रहने वालों के ऊपर जुल्म और ज्यादती कर रहा है। बड़ी तादाद में लोग बाग जेलों के अंदर हैं, बड़ी तादाद में मारे जाते हैं, घसीट घसीट के मारा जाता है और दुनिया देख रही है, दुनिया में शोर भी होता है लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। साइंस में हमने पढ़ा है कि एक्शन का रिएक्शन जरूर होता है और हम उस रिएक्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसा आप बोगे वैसे ही काटोगे। आप जुल्म बोते रहोगे तो एक दिन जब वो जुल्म का पेड़ बाहर निकल कर आएगा तो फिर वो आसपास नहीं देखा, वो अपने कांटे चारों तरफ फैलाएगा। आओ जरा हिसाब किताब तो करें, तुमने कितने वहां फिलिस्तीनियों को मारा है, तुमने उनकी कितनी मस्जिदें खत्म करी हैं, तुमने उनके साथ में क्या क्या जुल्म किया, तुमने उनको कितना मौसे के उसमें रखा, जेलों में रखा, उसका भी हिसाब किताब दोगे। हर आदमी कह रहा है, दुनिया की हर कम्युनिटी कह रही है, यूएन कह रही है कि उनके साथ में जुल्म ज्यादती हो रहा है। तो भाई देखिए ये एक्शन का रिएक्शन है जो कि अनफॉर्चुनेट है। अब यही एक्शन का रिएक्शन ये तर्क अगर इजराइल दे तो, और वो दे रहा है, बिल्कुल यही बात इजराइल भी कह सकता है कि आप आए, आपने हमारे 1000 नागरिकों को मार दिया, अब हम बमबारी करेंगे, आपके यहां भी जो है हजारों मौतें हो रही हैं, तो इजराइल भी ये कहकर बच जाएगा क्या? तो फिर कैसे आप इजराइल के खिलाफ बोल सकते हैं? तो जो आप तर्क दें वो फिर वो दोनों तरफ चलना चाहिए। जो बात इजराइल तो इस तर्क को दे रहा है, लेकिन मैं इजराइल और फिलिस्तीन पर नहीं जा रहा, मैं बात हिंदुस्तान के रेफरेंस में कर रहा हूँ। जो सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान जो है फिलिस्तीन और हमास को अलग अलग तरीके से देखता है। एग्जैक्टली पहले इस बात को समझना देखना चाहिए। ही जो हमारे मुस्लिम संगठन के कुछ लोग हैं जो रहनुमा बन रहे हैं वो फिलिस्तीन और हमास को एक साथ जोड़ रहे हैं। तो भारत सरकार या हिंदुस्तान में कोई भी आदमी आतंकवाद का, टेररिज्म का सपोर्ट नहीं करता और फिलिस्तीन के साथ रहा है। जब भी जरूरत पड़ी है हिंदुस्तान ने उसकी मदद की है, जो भी सपोर्ट चाहिए था वो चाहिए था। और इजराइल के साथ भी जो बात हो रही है उसमें भी वाजिब बात जो होनी चाहिए, प्रधानमंत्री की नेतन्याहू से जो बात हुई है उसके बाद भी लगातार बात हो रही है। मुझे चिंता इस बात की है कि जो बात त्रिपाठी जी ने भी जिक्र की कि हिंदुस्तान का एक तो कोई लेना देना नहीं है सीधा सीधा इसमें जी, इजराइल और फिलिस्तीन में, और ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा भी नहीं है वहां पर। यदि इसको किसी देश में ऐसा समझे कि वहां पर भी कोई हिंदू मुसलमान हो रहे हैं, वहां पर हिंदू मुसलमान नहीं हो रहे। और जो बात आप यहाँ कर रहे हैं बार बार, एक तो मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को हिंदुस्तान के मुसलमानों का रहनुमा नहीं मानता और ऑफिशियल एजेंसी नहीं मानता, मुसलमान भी नहीं मानते, लेकिन हम लोग इनको दिखाते हैं। और वो जो बात कर वो तो खुद को मानता है, और ये हम नहीं कह सकते ना कि देश का मुसलमानों का कितना बड़ा तबका जो है उससे अपने आप को रिलेट करता है। लेकिन ये जो बात बहुत सारे लोग करते होंगे। आपको ये आपकी बात में बीच में रोक रहा हूं सर। सवाल पहले तो बिल्कुल ठीक आपने कहा, हमास और फिलिस्तीन अलग अलग करके देखा जाना चाहिए। मैं कह रहा हूं आपको इंडिविजुअल की ओपिनियन हो सकती है, मेरी आपकी दुनिया की किसी भी मुद्दे पर एक ओपिनियन हो सकती है, मैं उसको जाहिर भी करूं। लेकिन आप अगर एक कोई बॉडी है और आपको मालूम है कि भाई ठीक मुझे लोग समझते हैं, सुनते हैं, मानते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, आपका रिएक्शन बड़ा नपातुला और आपका बैलेंस रिएक्शन होना चाहिए। अब आपने उसमें लिख दिया है कि ये अल-अक़सा मस्जिद की बेहुरमती का मामला है, आप इसको खामखा में जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ उनकी भावनाओं के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेना देना है क्या भारत के मुसलमानों का दुनिया के? यही बात मैं कह रहा हूँ, भारत के मुसलमानों को इससे मत जोड़िए, वो यही कर रहे हैं इसको। और ये जो कहा जा रहा है ना, ये जुबान भी ये फिलिस्तीन के लिए जुबान नहीं है। जो मुझे डर लगता है, जो अभी फारूकी साहब ने कहा कि ये एक्शन का रिएक्शन है, ये एक्शन का रिएक्शन की जुबान जो है ना बार बार हिंदुस्तान में भी कुछ लोग बोलते हैं और वो खतरनाक है। मुझे उस बात की चिंता है कि आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक तो फिलिस्तीन के मुसलमानों के साथ मत जोड़िए, और दूसरी बात ये जो एक्शन का रिएक्शन की बात फिलिस्तीन के बहाने आप दिल्ली में बैठकर हिंदुस्तान में बैठ के कह रहे हैं, इसको बहुत मौके पर बहुत सारे रहनुमा कहते हैं और उसका बड़ा नुकसान होता है। एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खुलकर ये कह रहे हैं कि भारत का रुख जो है वो शर्मनाक है, दुखद है भारत की सरकार का। भारत की सरकार ने इस पूरे प्रकरण पर अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से केवल 2 ट्वीट है या प्रधानमंत्री की तरफ से, और वो केवल और केवल पहला जो आतंकी हमला हुआ उन्होंने खुलकर उसको आतंकी हमला माना, और हर व्यक्ति को मानना चाहिए जो दिल में थोड़ा जो दिल रखता है अपने जिस्म के अंदर, क्योंकि 900 लोगों का ऐसे कत्लेआम हुआ, उसको आतंकी हमला कहना चाहिए। और दूसरा उनकी नेतन्याहू जी से जो बातचीत हुई उसका ब्यौरा उन्होंने दिया। वो आतंकी हमला तो इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। भारत को भी मालूम है कि हमारा रुख क्या हिस्टोरिकली क्या रहा है। हमारे 90 लाख जो 70 से 90 लाख लोग जो है गल्फ में काम करते हैं। ये बड़ा पेचीदा मसला है भारत के लिए।
भारत तो बहुत बैलेंस रुक रहा है और बहुत बैलेंस वक्तव्य आया है भारत का सरकार का। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एकदम बराबर है। और आप देखिए अब जिस स्थिति में रशिया ने सीधे सीधे फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया है, अमेरिका खुल के इजराइल के समर्थन में आ गया है, तो भारत को इस समय तो बहुत बैलेंस चलना ही पड़ेगा कि वो ये दिखाना नहीं चाहता कि वो अमेरिका के साथ है, वो खुलकर इजराइल का साथ देगा और फिलिस्तीन के खिलाफ में जाएगा। तो रूस को ये संदेश जा सकता है कि अब भारत अमेरिका के पक्ष की तरफ जा रहा है, तो भारत को इस मामले में बैलेंस को अख्तियार करना पड़ेगा। लेकिन मैं तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करना चाहता हूँ। 73 में जब से बना है मुस्लिम पर्सनल लॉ, तब से आप इसका अगर इतिहास देखोगे तो लगातार इस तरह की इसकी भाषा का इस्तेमाल किया इसने। सिर्फ भारत के अंदर नहीं, भारत के बाहर भी कोई ऐसी घटना घटती है मुसलमानों से, आतंकवादी घटनाओं से संबंधित, तो हमेशा भारत के मुसलमानों को वो टारगेट करके, भारत के मुसलमानों को एड्रेस करके वो बताने की कोशिश करता है कि दुनिया में अगर कुछ भी हो रहा है तो भारत के मुसलमानों पर खतरा मंडरा रहा है और उन्हें इकट्ठा और एकत्रित होने की जरूरत है। सोशल रिफॉर्म पर भी ये मुस्लिम सोशल रिफॉर्म जो व्यक्ति जो ऑर्गेनाइजेशन 3 तलाक को सुप्रीम कोर्ट में कैसे औरतें कत्ल कर दी जाएंगी या ऐसा लोग तलाक को लेकर जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा, तो सोशल रिफॉर्म पर भी वो तो देश के मुसलमानों के साथ रिफॉर्म पर उनका रवैया सर सब जानते हैं। सवाल यह कि आप भारत के नागरिकों को, मुसलमानों को क्या उकसाने की कोशिश करते हैं जब आप इस किस्म के बयान जारी करते हैं, जब आप हिमायत करते हैं अफगानिस्तान में तालिबान की और आप कहते हैं कि वो भी वो देशभक्त लोग हैं, उन्होंने जो है लड़ाई लड़ी और मार भगाया जो है अमरीकियों को, और ऐसी जबान आप हमास के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप किस ओर उनको उकसाना चाहते हैं? सौरभ जी, मैं कई बार हम लोग बात करते हैं ना किसी समस्या को कैसे पकड़ें। भारत में हिंदू मुसलमान समस्या के मूल में भारत पाकिस्तान है, ठीक बात है। हिंदू मुसलमान, हिंदू है, इस्लाम को मानने वाले हैं, अलग अलग तरीके से मानते हैं, उनका झगड़ा है, ठीक बात है। लेकिन दुनिया के किसी हिस्से में अगर इस्लाम को मानने वालों की कोई क्रिया प्रतिक्रिया है, उसके आधार पर जब भारत में झंडा लेके रैली निकालते हैं ना, वो इस देश की असली समस्या है। जब फ्रांस में किसी कार्टून पर कोई बवाल मचता है और भारत में आप नारे लगाने लगते हैं, धार्मिक नारे लगाने लगते हैं और आप बताने लगते हैं, तो आप बेवजह उस हिंदू के साथ उसको डराने की, उसको धमकाने की कोशिश करते हैं। जब अफगानिस्तान में तालिबान कब्जा कर लेते हैं और उस वक्त आप उनको शानदार जियाले, लड़ाके, जिहादी वो बताते हैं, तो आप इस देश के साथ गड़बड़ कर रहे होते हैं, इस देश में आप वैमनस्यता फैला रहे होते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं, दुनिया के हर हिस्से के मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमान को इसी तरह से देखते हैं कि वो उस जमीन से आए हुए लोग हैं। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसी जगह पर नारा लगाने लगते हैं तेरा मेरा रिश्ता क्या, असली समस्या यही है। और उसका दोहन ये ऐसे मौलवी, ऐसे मौलाना ये लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर ये होगा तो उसका नुकसान अंत में देश को होता है, हम सबको होता है। और अंजाम हिंदुस्तान में ऐसी हरकत करने वालों को भी भुगतना पड़ता है। आपने अलीगढ़ का जिक्र किया, नारे लगाने वालों के खिलाफ FIR हुई, कार्रवाई वहां पर हो रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।